A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to discuss the second lecture of second year class of chapter respiration. देखिए, इससे पहले वाली लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था रेस्पिरेशन को, शॉर्टली उनकी डिफिनीशंस को, और इनमें बहुत सारे इनके टाइप्स आ जाते हैं, उनको हमने डिस्कस किया हुआ था। आज की लेक्चर में हम पढ़ लेंगे किस चीज़ के मुताबिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक रेस्पिरेशन के बाद हमने यही जानना होगा कि हमारे साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही क्या। ठीक है, तो याद रखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट यही आ जाता है कि ये क्या है, इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये ब्रीथिंग की एबिलिटी प्रोवाइड करवा लेता है। देखिए, अगर ह्यूमन बींग्स या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो इनमें वेल डेवलप क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो सारी की सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट यही है कि हमारे साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या करवा लेता है, ये ह्यूमन बींग्स को या अदर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को ब्रीथिंग की एबिलिटी प्रोवाइड करवा लेता है। मजीद ये बात याद रखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चूँकि ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इनमें फर्स्ट होना आ जाता है, ये कंपोज होता है या इसमें मेनली जो ऑर्गन्स कंपोज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोज, फिर उनके बाद आ जाता है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स होता है। ठीक है, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड फाइनली अल्विलाई इन द लंग्स। ठीक है, अल्विलाई लंग्स में प्रेजेंट होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली गैसियस एक्सचेंज अकर हो जाता है। अभी देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीटली समझने के लिए हमने इसके हर एक ऑर्गन को क्या करना होगा, इनको सेपरेटली डिस्कस करना होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं किस चीज़ से, नोज से। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज हमारे साथ सिर्फ ओनली वही पार्ट है जो एक्सटर्नली विजिबल है, जो मीन्स बाहर की तरफ ह्यूमन की जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, उसी में नजर आ रहा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू नोज ये क्या आ जाता है कि दैट इज एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज वही पार्ट है जो एक्सटर्नली विजिबल है। अब देखिए, अगर हम नोज की स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए तो इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। आप लोग की बुक में ये मेंशन है। द फर्स्ट वन, उनमें आ जाता है बोन, कार्टिलेज और फेब्रोफेटी टिश्यूज। ये 3 चीज़ें बेसिकली नोज की स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि बोन कौन कौन से बोन होते हैं, इनके अलावा कार्टिलेज और इनके अलावा फेब्रोफेटी टिश्यू क्या होते हैं। तो आ जाए हमारे साथ, देखें नोज में कौन कौन से बोन शामिल होते हैं। तो बोन में फर्स्ट वन मैक्सिलरी बोन आ जाते हैं, जो बेसिकली फेशियल बोन होता है, या का जो बोन होता है। ठीक है, फेशियल बोन मैक्सिलरी। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट जो नोज की स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है वूमर बोन। वूमर बोन के अलावा हमारे साथ प्रोसेस ऑफ एथमाइड बोन आ जाता है, और एथमाइड बोन के बाद हमारे साथ नेजल बोन है। देखिए, अगर हम नोज में देखें तो इनमें जो पार्ट नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो नेजल बोन है, जो क्या है, जो नोज के स्ट्रक्चर को बना रहा होता है। लेकिन इसी नेजल बोन को सपोर्ट किसने किया हुआ है, इनके साथ इन कनेक्शन 3 अदर बोन्स भी आ जाते हैं। उनमें मैंने आप लोगों को मेंशन किया हुआ है, मैक्सिलरी बोन है, वूमर बोन है, प्रोसेस ऑफ एथमाइड है, एंड फाइनली नेजल बोन आ जाते हैं। अभी देखिए, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये नेजल बोन वगैरह ये कौन कौन से आ जाते हैं। देखिए, अगर हम ह्यूमन की फेशियल बोन को देखें तो इसमें ये वाली पार्ट जो आ जाती है दैट इज मैक्सिलरी बोन। ठीक है, ये मैक्सिलरी बोन आ जाता है। देखिए, ह्यूमन फेशियल बोन में ये वाला मैक्सिलरी बोन आ जाता है। ठीक है, मैक्सिलरी बोन के बाद हमारे साथ इसके अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, वूमर बोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो परपेंडिकुलरली अरेंज होता है किस चीज़ पर, हमारे साथ मैक्सिलरी बोन पर। वूमर बोन के बाद हमारे साथ प्रोसेस ऑफ एथमाइड आ जाते हैं। चूंकि एथमाइड बोन एक शॉर्ट बोन नहीं है, वो लिटिल बिट क्या है, लार्जर बोन है। लेकिन यहाँ पर नोज की स्ट्रक्चर में एथमाइड बोन का क्या शामिल होगा, उनका एक प्रोसेस शामिल होगा, उनका एक शॉर्ट सा फ्रेगमेंट शामिल होगा। ठीक है, और इनके बाद हमारे साथ ऊपर वाली, ये ऊपर जो नज़र आ रहे होते हैं, ये क्या है, ये हमारे साथ नेजल बोन है। ठीक है, तो इसी नेजल बोन की सपोर्ट नीचे इनकी प्रेजेंट होता है क्या, प्रोसेस ऑफ एथमाइड, प्रोसेस ऑफ वूमर बोन प्रेजेंट होता है। वूमर बोन के नीचे हमारे साथ प्रोसेस ऑफ एथमाइड है, और फाइनली इनके बाद मैक्सिलरी बोन है। तो ह्यूमन का जो नोज होता है, ठीक है, नोज में जो बोन होते हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही आ जाती है। इसके अलावा देखिए, हमारे साथ मैंने इन्हीं बोन्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा लिया, लेकिन यहाँ पर एक डायग्राम भी याद रखिए। देखिए, इसी डायग्राम में आप लोग देखें
इनमें होता है नेजल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला, ठीक है। द फर्स्ट वन मैक्सिलरी बोन आ जाता है, ये नीचे की तरफ से डायग्राम है, ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के बाद ऊपर नेजल बोन्स आ जाते हैं और नेजल बोन के दरमियान में नेजल कैविटी होती है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हमारे साथ ये वाला शॉर्ट फ्रेगमेंट जो नज़र आ रहा होता है डायग्राम में, इनको मैं एंड में ये वाला डायग्राम जो है ये मैं ऐड कर लूँगा वीडियो में, लेकिन याद रखिए ये वाला जो आ जाता है दैट इज नेजल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला, ठीक है। इसी मैक्सिला के बाद हमारे साथ ये देखिए सेकंड पॉइंट आप लोगों ने ये देखना होगा, दैट इज वूमर बोन, ठीक है। वूमर बोन के अलावा हमारे साथ ये आ जाता है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, ठीक है, और इनके ऊपर हमारे साथ क्या प्रेजेंट होता है, नेजल बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें कार्टिलेजेस भी शामिल होते हैं, ये वाली जो दी गई है ये स्पिनाइड साइनस है, ठीक है। इनके अलावा पैलेटाइन बोन का भी एक शॉर्ट फ्रेगमेंट इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन याद रखिए हमारे साथ नोज की स्ट्रक्चर में अगर हम बोन्स को डिस्कस कर ले तो इनमें बेसिक बोन्स ये आ जाते हैं। पैलेटाइन बोन का भी एक शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है, इसमें कार्टिलेजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा हमारे साथ बोन के स्ट्रक्चर में नोज के स्ट्रक्चर में बोन के अलावा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, तो एक इनमें आ जाता है मेजर एलर कार्टिलेज और दूसरा आ जाता है माइनर एलर कार्टिलेज, ठीक है। एक मेजर एलर कार्टिलेज है और दूसरा आ जाता है माइनर एलर कार्टिलेज। देखिए, अगर हम ह्यूमन की नोज को देखें तो इस बोनी पार्ट से आगे की तरफ क्या होता है, कार्टिलेजियस पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही कार्टिलेजियस पार्ट, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 82 पार्ट्स, ठीक है। एक इसमें आ जाते हैं मेजर एलर कार्टिलेज और दूसरा क्या होता है, माइनर एलर कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेजर एलर कार्टिलेज ज़्यादातर कौन से पार्ट में आ जाते हैं, जो ये वाली एरिया होती है, ठीक है, इसी में आ जाता है मेजर एलर कार्टिलेज, ठीक है। जो दोनों हमारे साथ नॉस्ट्रल्स होते हैं, इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें ज़्यादातर मेजर एलर कार्टिलेज आ जाता है। इनके अलावा माइनर एलर कार्टिलेज ये एक शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थोड़ा सा ऊपर मेजर एलर कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा हमारे साथ पेब्रोफेटी टिश्यू जो नोज के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्शन प्रोवाइड करवा लेता है बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। तो याद रखिए नोज की स्ट्रक्चर में हमने यही डिस्कस कर लिया कि नोज कंपोज्ड है बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स पर। उनमें फर्स्ट पार्ट बोन आ जाता है, दूसरा पार्ट आ जाता है कार्टिलेज, फिर आ जाता है पेब्रोफेटी टिश्यू। अच्छा, बोन इनमें कौन कौन से होते हैं, मैक्सिलरी बोन, वूमर बोन, प्रोसेस ऑफ एथमाइड बोन, ठीक है। इनके अलावा नेजल बोन। अच्छा, कार्टिलेज में कौन कौन से होते हैं, मेजर एलर कार्टिलेज, माइनर एलर कार्टिलेज और फाइनली फेब्रोफेटी टिश्यू। ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो डिफरेंट टिश्यूज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा लेते हैं। अच्छा, मजीद नोज के बाद, नोज हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज नंबर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना होगा नेजल कैविटीज को, ठीक है। नंबर सेकंड पोजीशन पर हमने नेजल कैविटीज को डिस्कस करना होगा। अब देखिए नेजल कैविटीज क्या है, तो नेजल कैविटीज की यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डायग्राम ड्रा किया हुआ है, ठीक है। इनसे आप लोग अंडरस्टैंडिंग ले लें। और नेजल कैविटी बेसिकली फिर 3 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है, उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने की है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेजल कैविटी के लिए आउटसाइड से जो ओपनिंग होते हैं, या डायग्राम में आप लोग देखें आउटसाइड जो ओपनिंग होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। इनको कहा जाता है एक्सटर्नल नेयर्स, मीन्स यहाँ पर जो ओपनिंग होते हैं टुवर्ड्स द नेजल कैविटी, उन्हीं को कहा जाता है एक्सटर्नल नेयर्स। दूसरे पॉइंट हमारे साथ यहाँ पर फिर स्टार्ट हो जाते हैं नेजल कैविटी। लेकिन अगर हम और से देखें तो एक हमारे साथ ओरल कैविटी होता है, दूसरी नेजल कैविटी होती है। एक ओरल कैविटी, दूसरी हमारे साथ नेजल कैविटी। इन दोनों कैविटीज के दरमियान जो सेपरेशन आ जाता है उनको हम सेकंड पॉइंट पर ऐड कर लेंगे। वो किस चीज़ की वजह से आ जाते हैं, पैलेट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ अंदर की तरफ अगर हम ओरल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से को देखें तो इसमें एक हार्ड पार्ट होता है, दूसरा सॉफ्ट पार्ट। इनको कहा जाता है पैलेट। और पैलेट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट एक्चुअली सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी, ठीक है। ऊपर वाली नेजल कैविटी और नीचे वाली जो हमारे साथ ओरल कैविटी आ जाती है, इनकी सेपरेशन प्रोवाइड करवा लेता है। तो नेजल कैविटी में हमारे साथ फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल नेयर्स, द सेकंड वन आ जाता है पैलेट, ठीक है। लेकिन पैलेट क्या होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। एक इसमें आ जाता है हार्ड पैलेट, दूसरा आ जाता है सॉफ्ट पैलेट। और इसी पैलेट का काम क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्या करवा लेते हैं, इट बेसिकली गिव्स सेपरेशंस, ठीक है। ये सेपरेशन किस चीज़ के दरमियान प्रोवाइड करवा लेता है, तो एक हमारे साथ ओरल कैविटी है, दूसरी हमारे साथ नेजल कैविटी है, ठीक है। तो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों को सेपरेट करवाना ये किस चीज़ का काम होता है, ये हमारे साथ पैलेट का काम होता है।
अच्छा, फिर इनके बाद हमारे साथ आ जाते हैं नेजल चैम्बर। ठीक है, अगर नेजल कैविटी में हम देखें तो एक पॉइंट हमने एक्सटर्नल नेयर्स, दूसरा हमने पैलेट, इन दोनों को डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे साथ नेजल कैविटी। ठीक है, अच्छा, नेजल कैविटी या बेसिकली नेजल चैम्बर, तो याद रखिए नेजल चैम्बर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, या आर इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है इनको वेस्टिब्यूलर चैम्बर कहा जाता है, वीसी का मतलब वेस्टिब्यूलर चैम्बर। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो चैम्बर आ जाता है इन द नेजल चैम्बर, वो कौन सा होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी चैम्बर। और रेस्पिरेटरी चैम्बर के बाद हमारे साथ जो एंड वाला आ जाता है उनको वोल्फैक्टरी चैम्बर कहा जाता है। तो बेसिकली नेजल चैम्बर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर चैम्बर्स, वेस्टिब्यूलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर और फाइनली वोल्फैक्टरी चैम्बर। इन चैम्बर्स को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, इनको मजीद डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए हमारे साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी नेजल चैम्बर्स में या नेजल कैविटीज में, वो 4th नंबर पॉइंट है, दैट इज द टर्मिनल्स, या इनको सिंपली खानका कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनल्स या इनको क्या कहा जाता है, इनको खानका कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये खानका दैट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, एक हमारे साथ होता है इंफीरियर खानका, दूसरा होता है हमारे साथ लेटरल खानका और फिर होता है सुपीरियर खानका। ठीक है, सुपीरियर, लेटरल और इनके अलावा हमारे साथ क्या है, इंफीरियर खानका। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन किया, इनको मैं शेड करवा लेता हूँ। ठीक है, ये वाली जो आ जाती है, ठीक है, ये हमारे साथ टर्मिनल्स हैं, या सिंपल फॉर्म में आप लोग इनको खानका कह सकते हैं। ठीक है, और इनकी 3 पोजीशन है, एक ये वाला आ जाता है, ठीक है, दूसरा ये वाला आ जाता है और तीसरा ये वाला आता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन क्या आ जाता है, सुपीरियर, फिर होता है लेटरल, फिर होता है इंफीरियर। अच्छा, और ये भी याद रखें MCQs के लिए कि हमारे साथ क्या होता है, जो इन सुपीरियर और लेटरल खानका होता है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी चैम्बर। यहाँ पर मैंने रेस्पिरेटरी चैम्बर में इनको क्या किया, ड्रॉ किया हुआ है। और जो इंफीरियर खानका है दे आर प्रेजेंट इन वोल्फैक्टरी चैम्बर। ठीक है, अच्छा, इसी टर्मिनल आर खानका का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन ये होता है कि इट इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या करवा लेता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा लेता है। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा लेता है। अच्छा, मजीद इनके बाद नेजल कैविटी के जो चैम्बर्स है इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए नेजल चैम्बर हमारे साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले बता दिया कि ये बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, द फर्स्ट वन उसमें आ जाते हैं वेस्टिब्यूलर चैम्बर। ठीक है, अच्छा, अब वेस्टिब्यूलर चैम्बर क्या है और इसका मेजर फंक्शन क्या है, इनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट वन है वेस्टिब्यूलर चैम्बर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये एयर की फिल्ट्रेशन मींस जो इनकमिंग एयर होता है टुवर्ड्स नोज, ये उनकी फिल्ट्रेशन करवा लेता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है वेस्टिब्यूलर चैम्बर, ये चूंकि फर्स्ट पार्ट है नोज का, ठीक है, तो इनका काम तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर है, लेकिन इनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो वॉल होता है, अंदर की तरफ जो वॉल होता है, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सपोज अगर ये मेरे साथ क्या है, वेस्टिब्यूलर चैम्बर है, तो इनका जो इंटरनल लाइनिंग है यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर इनके बाद हेयर्स के अलावा इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें सीलिया भी होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे साथ जो हेयर्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया, इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारे साथ क्या होता है, जो इनकमिंग एयर होते हैं उनकी फिल्ट्रेशन होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब बता दूं आप लोगों को कि म्यूकस मेम्ब्रेन ये बेसिकली क्या करवा लेता है, ये म्यूकस को सिक्रिएट करवा लेता है। ठीक है, म्यूकस की सिक्रिएशन होती है किस चीज़ से, म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब देखिए म्यूकस का प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक शॉर्ट इनकी क्या कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया था, लेकिन ये बात याद रखिए म्यूकस जो होता है इनकी कंपोजिशन क्या है। तो म्यूकस में जो फर्स्ट होता है इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स के अलावा इसमें आ जाते हैं म्यूसिन प्रोटीन। ठीक है, म्यूसिन प्रोटीन के अलावा इसमें होते हैं लाइसोजाइम्स। ठीक है, लाइसोजाइम्स के अलावा इसमें आते हैं हमारे साथ वाटर भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे साथ एक वर्ड है म्यूसिन, दूसरा आ जाता है लाइसोजाइम्स। म्यूसिन क्या होता है, इट गिव्स ऑफ, दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स विच गिव्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवा लेता है। और दूसरा हमारे साथ लाइसोजाइम्स है, तो लाइसोजाइम्स गिव्स
लाइसोजाइम्स आर बेसिकली एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स, ठीक है, माइक्रोब्स या पैथोजन की रिवर्स ये एंजाइम होते हैं। अच्छा, तो याद रखिए हमारे साथ वेस्टिब्यूलर चेंबर में ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो बेसिकली म्यूकस को सिक्रिएट करवा लेता है, और जब म्यूकस सिक्रिएट हो जाते हैं तो म्यूकस की कंपोजिशन वही है, तो ये बेसिकली क्या करवा लेते हैं, ये एयर को मॉइस्ट करवा लेता है, ठीक है, जो इनकमिंग एयर होते हैं उनको मॉइस्ट करवा लेते हैं। दूसरी पॉइंट हमारे साथ सिलिया कहा जाता है, ठीक है, तो सिलिया क्या है, दे मूव्स ट्रेप सब्सटेंसेस इनटू पैरिंग्स फॉर रिमूवल, ठीक है। देखिए हमारे साथ अगर हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो इनमें डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो बेसिकली अगर वो इंट्रैप्ट हो जाते तो सिलिया की मूवमेंट की वजह से वही ट्रैप सब्सटेंसेस रिमूवल के लिए फेरिंग्स को क्या करवाया जाता है, इनको ट्रांसफर करवाया जाता है, इनको मूव्स करवाया जाता है। तो बेसिकली हमारे साथ वेस्टिब्यूलर चैम्बर में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये बेसिकली फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। म्यूकस इनमें क्या होते हैं, इम्यूनिटी के लिए और एंटी माइक्रोबियल एंजाइम प्रेजेंट है, उनकी डिग्रेडेशन करवा लेते हैं। और इनके अलावा सिलिया जो होता है, ठीक है, वो ट्रैप सब्सटेंसेस को इनको मूव करवा लेता है इनटू फेरिंग्स फॉर रिमूवल। अच्छा, सिंपली अगर मैं यही बात कर दूं कि वेस्टिब्यूलर चेंबर में डस्ट पार्टिकल और पैथोजेंस इनकी फिल्ट्रेशन होती है, तो ये इन सारी जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर ली उनका थीम यही है, ठीक है, कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल और पैथोजेंस उनकी फिल्ट्रेशन होती है। तो यही हमारे साथ वेस्टिब्यूलर चेंबर है नेजल चेंबर का। दूसरा चेंबर जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेंबर। अब रेस्पिरेटरी चेंबर क्या होता है, इट इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये वाला वेस्टिब्यूलर चेंबर है, तो इनके बाद हमारे साथ क्या होगा, रेस्पिरेटरी चेंबर प्रेजेंट होगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी चेंबर इसका जो कवरिंग होता है, ठीक है, दैट इज आल्सो लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच विल सेक्रिएट म्यूकस। अच्छा, फिर इनके बाद रेस्पिरेटरी चेंबर ये क्या होता है, दैट इज हाईली वस्कुलर। हाईली वस्कुलर मींस कि इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है बॉडी से, ठीक है, रेस्पिरेटरी चेंबर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई आ जाती है, ठीक है। अच्छा, और इनके साथ साथ इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है जो म्यूकस को सिक्रिएट करवा लेता है। अच्छा, रेस्पिरेटरी चेंबर का जिस तरह हमारे साथ वेस्टिब्यूलर चेंबर का मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, तो व्हाट विल बी द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी चेंबर। तो रेस्पिरेटरी चेंबर एक्ट एज एन एयर कंडीशनर, ठीक है, ये एक एयर कंडीशनर की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारे साथ याद रखें कि हम जब एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो एयर टू टाइप्स का होता है। एक हमारे साथ हम बाज़ औक़ात कोल्ड एयर को क्या करवा लेते हैं, इनको इनहेल करवा लेते हैं, या इनके अलावा वार्मर एयर को, तो इनको हमारे साथ बैलेंस पर लाना होगा, क्योंकि वार्मर एयर और कूलर एयर दोनों बॉडी की अल्विलाई के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या है, डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए हमारे साथ एयर कंडीशनर दो सूरतों में आ जाती है, एक वही जो हम कोल्ड एयर को इनहेल करवा लेते हैं, और दूसरी पॉइंट ये आ जाती है कि अगर हम वार्मर एयर को या वार्म एयर को क्या कर लें, इनको इनहेल कर लें। अच्छा, तो अभी देखिए, अच्छा, तो याद रखिए इन केस ऑफ इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर, अगर हम कोल्ड एयर को इनहेल कर ले तो जाहिर सी बात है इनकी टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो याद रखिए हमारे साथ यहाँ पर क्या होगा कि जब हम कोल्ड एयर को इनहेल कर लेते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी चेंबर में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। ये पॉइंट अपनी जहन में याद रखिए कि कोल्ड एयर को जब हम इनहेल करवा लेते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी चेंबर में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हमारे साथ ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई की इंक्रीज की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मोर हीट रेडिएशन होगा, हीट रेडिएशन इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे साथ बॉडी की हीट ज़्यादातर क्या होता है, ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर रेस्पिरेटरी चेंबर में क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई की इंक्रीज की वजह से हमारे साथ हीट रेडिएशन इंक्रीज होगी। अब अगर हीट रेडिएशन इंक्रीज हो जाता है तो वही क्या कर लेगा, वही कोल्डर एयर जो एंटर हो जाती है उनकी वार्मिंग में वही सर्फ होगा, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी पॉइंट अभी याद रखिए कि अगर हम वार्मर एयर को इनहेल कर ले तो उसी दौरान क्या होगा, हमारी रेस्पिरेटरी चेंबर में म्यूकस मेम्ब्रेन ऑलरेडी प्रेजेंट है जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो उसी सूरत में हमारे साथ म्यूकस सिक्रिएशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हमारी रेस्पिरेटरी चेंबर में म्यूकस सिक्रिएशन वही इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे साथ म्यूकस सिक्रिएशन इंक्रीज हो जाती है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा म्यूकस सिक्रिएट होगा और उनकी इवोपोरेशन होगी। लेकिन याद रखिए जब भी म्यूकस की इवोपोरेशन होती है तो इट नीड्स ऑफ हीट, ठीक है। इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको हीट की ज़रूरत होती है। इवोपोरेशन, म्यूकस की इवोपोरेशन के लिए हमारे साथ हीट की ज़रूरत होती है।
अब याद रखिए कि हमने जो वार्मर एयर को इनहेल किया हुआ है वो ऑलरेडी वार्मर है और म्यूकस की इवापोरेशन के लिए हमारे साथ हीट की ज़रूरत है। तो ये म्यूकस वही हीट जो इनकमिंग एयर होता है, वार्मर एयर होता है, उसी से ले रहा होता है और अपने आप को इवापोरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे साथ क्या होता है, एयर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। चूंकि वो वार्मर होता है तो वो कूलर बन जाता है बिकॉज ऑफ द म्यूकस इवापोरेशन। और म्यूकस वही हीट जो होता है, ठीक है, वही क्या कर लेता है, वही इनकमिंग एयर से ले रहा होता है। अच्छा, फाइनली हमारे साथ वेस्टिब्यूलर चेंबर और रेस्पिरेटरी चेंबर के बाद हमारे साथ फाइनल जो आ जाते हैं दैट इज वोल्फैक्टरी चेंबर। ठीक है, अच्छा, वोल्फैक्टरी चेंबर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, जो क्या कर लेता है, जो स्मेल को सेंस कर रहा होता है। याद रखिए ओल्फैक्टरी चेंबर जो है दैट इज लाइंड बाय सेंसरी मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारे साथ याद रखिए ये क्या कर लेता है, ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंसरी मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, और सेंसरी मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है नाइडीरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको नाइडीरियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। और फाइनली हमारे साथ जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वही क्या है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ वोल्फैक्टरी सेल। और वही वोल्फैक्टरी सेल क्या कर लेता है, वो सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प कर रहा होता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो इसमें सेंसरी मेम्ब्रेन होता है इसको क्या कहा जाता है, नाइडीरियन मेम्ब्रेन। तो दैट इज ऑल अबाउट नेजल चेंबर्स। ठीक है, नेजल चेंबर जो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वेस्टिब्यूलर चेंबर, फिर रेस्पिरेटरी चेंबर और फाइनली वोल्फैक्टरी चेंबर। वेस्टिब्यूलर चेंबर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के लिए। दूसरा रेस्पिरेटरी चेंबर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर कंडीशनर। ठीक है, और फाइनली वोल्फैक्टरी चेंबर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। अच्छा, अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटीज के बाद हमारे साथ जो 3rd नंबर मेजर पार्ट आ जाता है वो क्या है, वो है फेरिंक्स। अच्छा, फेरिंक्स क्या होता है, ये बोथ डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ये एक पार्ट होता है और इनके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। देखिए हमारे साथ जो फेरिंक्स होता है ये कोन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका जो अगर हम शेप देखें, ठीक है, तो ये कोन की तरह होता है। यहाँ पर मैंने इनका ग्रीन कलर वाला जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे साथ फेरिंक्स है। इनकी जो लेंथ की बात अगर हम कर लें तो ये होता है 11.43 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इनकी जो लेंथ आ जाती है यहाँ से लेकर एंड तक ये कितना होता है, ये हमारे साथ होता है 11.43 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा याद रखिए जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये बोथ डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, तो याद रखिए हमारे साथ ये ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी जो हमारे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, ये लीड कर रहा होता है किस चीज़ में, एसोफिगस में। और दूसरी पॉइंट हमारे साथ जो नेजल कैविटीज होती है उसी से ये लीड कर रहा होता है इनटू द लेरिंग्स। ठीक है, अच्छा मजीद ये बात याद रखिए कि फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। इनके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, इनमें फर्स्ट होना आ जाता है नेजोफेरिंक्स, दूसरा आ जाता है ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स के बाद 3rd वन आ जाते हैं लेरिंगोफेरिंक्स। सिंपल, आप लोग इसी इनके जो मेजर पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, फेरिंक्स के, इनको आप लोग डिफाइन किस तरह कर लोगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नेजोफेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ द फेरिंक्स विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द नेजल कैविटी। ये नेजो से इनका पता चल जाता है कि ये क्या होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द फेरिंक्स विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द नेजल कैविटी। इसी तरह अगर हम ये बात कर ले ओरोफेरिंक्स के लिए, ठीक है, तो ओरोफेरिंक्स दैट इज द पार्ट ऑफ द फेरिंक्स विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी के मीन्स ओरो से पता चल जाता है कि ये ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, नेजो से यही पता चल जाता है कि दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नेजल कैविटी। ठीक है, और लास्ट वन जो है लेरिंगोफेरिंक्स, तो लेरिंगोफेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ द फेरिंक्स विच इज प्रेजेंट बिसाइड्स या बिहाइंड द लेरिंक्स। ठीक है, जो लेरिंक्स के पीछे आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल हमारे साथ ये एज अ होल फेरिंक्स है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो नेजल कैविटी के साथ प्रेजेंट होता है इसी को नेजोफेरिंक्स कहा जाता है। ओरल कैविटी के बिहाइंड जो प्रेजेंट होता है उसी को कहा जाता है ओरोफेरिंक्स। और फाइनली जो लेरिंक्स के बिहाइंड प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है लेरिंगोफेरिंक्स। अच्छा मजीद अब देखिए हमारे साथ लेरिंक्स आ जाता है। ठीक है, लेरिंक्स क्या होता है, लेरिंक्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टू मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेरिंक्स का स्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन याद रखिए लेरिंक्स क्या कर रहा होता है, इट सर्व्स एज अ डुअल फंक्शन। इनके डुअल फंक्शंस होते हैं, उनमें फर्स्ट वन है दैट इट इज एन एयर कैनाल टुवर्ड्स लंग्स। ठीक है, लंग्स की तरफ ये एक एयर कैनाल है। दूसरा पॉइंट हमारे साथ ये ऑर्गन ऑफ वॉइस भी है। ठीक है, एक फंक्शन इनका क्या आ जाता है, इट इज
एयर कैनाल टुवर्ड्स लंग्स, ठीक है, लंग्स की तरफ भी एक एयर कैनाल है। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि इट इज द ऑर्गन ऑफ वॉइस, ठीक है, वॉइस का भी ये एक ऑर्गन होता है। लेकिन याद रखिए अगर हम लेरिंग्स की स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजियस प्लेट्स, इसमें कार्टिलेजियस प्लेट्स होते हैं, ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेजियस प्लेट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कंपोज्ड ऑफ एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ कार्टिलेजियस प्लेट, ठीक है, इनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है एज अ होल ये क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है। अभी देखिए अगर मैं लेरिंग्स के कार्टिलेजेस को इनको मजीद डिस्कस कर लूँ तो इनमें कौन कौन से कार्टिलेज आ जाते हैं और उनकी बेसिक पोजीशंस क्या है। तो ये मैंने लेरिंग्स का डायग्राम ड्रा किया हुआ है, ठीक है, और ये मैंने उन्हीं कार्टिलेज के नेम्स लिखे और इनकी क्लासिफिकेशन की है जो बेसिकली लेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। याद रखिए लेरिंग्स के जो कार्टिलेज होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड पेयर्ड कार्टिलेज एंड द अदर इज कॉल्ड अनपेयर्ड कार्टिलेज, ठीक है। जो पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं उनकी नेम्स कौन कौन से आ जाते हैं, एरेटिनाइट कार्टिलेज, ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और थर्ड वन आ जाते हैं हमारे साथ क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एरेटिनाइट, सेकंड वन आ जाता है कॉर्निकुलेट और थर्ड वन आ जाता है क्यूनिफॉर्म। इनके अलावा यहाँ पर लेरिंग्स की जो अनफेयर्ड कार्टिलेज होते हैं दे आर कॉल्ड एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। इनके अलावा हमारे साथ दूसरा क्या आ जाता है थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। इनकी नेम्स एक दफा फिर सुन ले। जो हमारे साथ पेयर कार्टिलेज होते हैं लेरिंग्स के वो होता है एरेटिनाइट, द सेकंड वन इज कॉर्निकुलेट एंड द थर्ड वन इज क्यूनिफॉर्म। और इनके अलावा जो अनफेयर्ड कार्टिलेज होते हैं उनमें फर्स्ट वन इज एपिग्लॉटिस, फिर थायराइड एंड द थर्ड वन इज क्रिकॉइड। अच्छा अभी देखिए हमारे साथ जो फेयर्ड और अनफेयर्ड कार्टिलेज होते हैं इनकी अभी इसी डायग्राम को देखें। यहाँ पर जो मैंने इनके जो अनफेयर्ड कार्टिलेज है इनको मैंने एक साइड पर लिखा हुआ है, इनके जो फेयर्ड कार्टिलेज है इनको मैंने दूसरी साइड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये रेड कलर वाला लेरिंग्स में ये फर्स्ट पार्ट आ जाता है एपिग्लॉटिस, सपोज दैट इज एपिग्लॉटिस जो मैंने शेड कर लिया, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस आ जाता है और ये कार्टिलेज होता है, ये सिर्फ कार्टिलेज इसकी डायग्राम है लेरिंग्स की। इनके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मेंशन है कि इनमें मसल फाइबर्स भी होते हैं और इनके अलावा मेम्ब्रेन्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये वाला डायग्राम सिर्फ कार्टिलेज का है। यहाँ पर ये वाला जो है ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस की नीचे यहाँ पर जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है आप लोगों को ये क्या है, दैट इज कॉल्ड थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एपिग्लॉटिस, द सेकंड वन इज थायराइड, ठीक है। तो ये मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लू कलर वाला जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये हमारे साथ थायराइड कार्टिलेज है। अच्छा मजीद अनफेयर्ड कार्टिलेज में जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है विच इज लिंक्ड विद द ट्रेकिया, जो ट्रेकिया के साथ लिंकेज में आ जाता है वो क्या है, दैट इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये वाला हमारे साथ क्रिकॉइड कार्टिलेज आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ अनफेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और लेरिंग्स में ये इन्हीं पोजीशंस पर होते हैं। द फर्स्ट वन एपिग्लॉटिस, फिर सेकंड वन आ जाता है थायराइड एंड द लास्ट वन वो क्रिकॉइड होता है। अच्छा अब पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में देखें। इसमें याद रखिए जो थायराइड कार्टिलेज होता है इनके 7 पोजीशंस पर, यहाँ पर मैं इनको वाज़ेह कर लूँ, ये वाला है नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, हमारे साथ इनको मैं इस तरह क्या करवा लेता हूँ, सेपरेट करवा लेता हूँ। ये वाला फर्स्ट ये क्या है, दैट इज एरेटिनाइड कार्टिलेज, ठीक है। ये एरेटिनाइड कार्टिलेज होता है। इनके साथ ही दूसरा जो मीन्स प्रेजेंट है ये वाला क्या है, ये वाला है हमारे साथ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। और इनके अलावा इसी कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के ऊपर हमारे साथ ये स्मॉल कार्टिलेज होता है, इनको कहा जाता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। तो बेसिकली लेरिंग्स के जितने भी कार्टिलेज होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज पेयर्ड, द सेकंड वन इज अनफेयर्ड, ठीक है। और इनकी पोजीशन मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अच्छा इसी फेयर्ड कार्टिलेज का यहाँ पर मैंने डायग्राम तो एक मतलब ड्रा किया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली फेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये लेरिंग्स को कवर कर लेता है। अच्छा अभी देखिए हमारे साथ जितनी भी कार्टिलेजेस आ जाती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन और मसल फाइबर की वजह से एक दूसरे के साथ फॉस्टन कर दिए जाते हैं, ठीक है। इनमें मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं और मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इनके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेरिंग्स होता है इनके ऊपर हमारे साथ 2 फाइबर्स बैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता है वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो एयर प्रेशर की वजह से वाइब्रेट हो जाते हैं और वो साउंड को प्रोड्यूस कर लेता है। तो इनमें वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं लेरिंग्स में। अच्छा मजीद हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो 5th पार्ट आ जाता है दैट इज ट्रेकिया, ठीक है। अच्छा अब ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया इज प्रेजेंट
बिलो द लेरिंग्स। अगर ये हमारे साथ लेरिंग्स है, यहाँ पर डायग्राम में देखें ये क्रिकाइड कार्टिलेज मैंने लेरिंग्स का भी पार्ट लिया हुआ है और ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो इसके बाद हमारे साथ डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है ट्रेकिया, ठीक है। तो ट्रेकिया इज प्रेजेंट बिलो द लेरिंग्स, ठीक है। ये लेरिंग्स का क्रिकाइड कार्टिलेज है। ये क्रिकाइड कार्टिलेज किस चीज का है? लेरिंग्स का। और इसी क्रिकाइड कार्टिलेज के बाद हमारे साथ डायरेक्टली स्टार्ट होता है ट्रेकिया। अभी देखिए ट्रेकिया, इनकी जो लेंथ की अगर हम बात कर ले, ये तो मैंने शॉर्ट सा डायग्राम ड्रा किया हुआ है, लेकिन इनकी लेंथ ज्यादा होती है। ये कितना होता है? राउंड अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इनकी जो लेंथ होती है दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। और इनके अलावा इनकी जो वेट होती है, ठीक है, ऊपर वाला ये वेट, ठीक है, ये कितना होता है? दैट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल फॉर्म में हमारे साथ जो ट्रेकिया होता है दैट इज राउंड अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और इनके अलावा 2 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। मजीद इनके अलावा हमारे साथ ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये रेड कलर वाला मैंने ट्रेकिया ड्रा किया हुआ है और ब्लू कलर वाला इनके जो ऊपर आ जाता है, ठीक है, दैट आर इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो इनमें राउंड अबाउट 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ट्रेकियल कार्टिलेज, ठीक है। इसी कार्टिलेज को क्या कहा जाता है? ट्रेकियल कार्टिलेज। इनको ट्रेकियल कार्टिलेज क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है। मजीद ये बात याद रखें कि ट्रेकिया का जो इनसाइड लाइनिंग होता है, ठीक है, इनसाइड लाइनिंग में इनकी क्या होती है? सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके अंदर हमारे साथ क्या होता है? सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। और ये भी याद रखिए कि इसी ट्रेकिया का बेसिक फंक्शन क्या है? तो इनकी फंक्शन में इनका फंक्शन यही है कि जो इनकमिंग एयर होता है फ्रॉम दी लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स से जो एयर आ जाती है इनटू द ट्रेकिया, ये उसी एयर को मॉइस्ट करवा लेता है। इनके बाद हमारे साथ उसी एयर को वार्म भी कर लेता है और इनको पास करवा लेता है इनटू द ब्रोंकाई, ठीक है। और फ्रॉम ब्रोंकाई इट एक्चुअली पासेस इनटू द लंग्स, ठीक है। और लंग्स में बेसिकली अल्वेलाई होती है। तो याद रखिए ट्रेकिया में एयर के साथ क्या होता है? ट्रेकिया में एयर मॉइस्ट हो जाता है, वार्म हो जाता है और इनके अलावा इनको पास करवा लेता है इनटू द लंग्स। और फाइनली हमारे साथ जो क्या होता है, इनके फंक्शंस में से एक फंक्शन ये भी आ जाता है कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है उनकी प्रोटेक्शन करवा लेता है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सरफेस की ये किस तरह प्रोटेक्शन करवा लेता है? तो याद रखिए हमारे साथ जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या पैथोजेंस हो, वो अगर एंटर हो जाते हैं और ये एक्युमुलेट हो जाती है इनटू द इन द रेस्पिरेटरी सरफेस, तो ये बेसिकली वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन को इंट्रैप करवा लेता है और रेस्पिरेटरी सरफेस को प्रोटेक्ट करवा लेता है। किस चीज़ से? फ्रॉम एक्युमुलेशन ऑफ पैथोजेंस और फ्रॉम एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमारे साथ ट्रेकिया की डिटेल है कि फर्स्ट वन ये प्रेजेंट है बिलो द लेरिंग्स। इनकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग आ जाती है, 2 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। इनमें 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, ठीक है। और इनके अलावा ये 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स जो है, ठीक है, ये इसी इंटीरियर साइड पे ये क्लोज होते हैं और बैक साइड पर ये क्या होता है? ये ओपन होता है, क्योंकि ये कंप्लीट रिंग नहीं होता है, ये इनकम्प्लीट रिंग होता है। जो इंटीरियर साइड पर ये क्लोज होता है और पोस्टीरियर साइड पर ये क्या होता है? ये ओपन होता है। और इनके अलावा ये भी याद रखिए कि ये जो क्या होते हैं, ये कार्टिलेजियस रिंग्स जो है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होते हैं। और फिर इनके अलावा इनमें सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। म्यूकस का तो बार बार मैंने जिक्र कर लिया है। इनके अलावा ये एयर को मॉइस्ट करवा लेता है, वार्म करवा लेता है और इनके अलावा पास करवा लेते हैं किस चीज़ में? इनटू द लंग्स और रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रोटेक्शन करवा लेता है। तो याद रखिए ये मेरे साथ क्या है? लेक्चर नंबर 2 की एंड है।